नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अफ्रीका, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ हॉस्टल में कथित तौर पर नमाज पढ़ने को लेकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। वीडियो में कुछ लोग पत्थरबाजी और वाहनों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के ए ब्लॉक में युवकों के एक समूह ने छात्रों पर कथित रूप से पथराव किया। आरोप है कि उन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और साथ ही वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान 4 छात्र घायल हो गए। गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफगानिस्तान के एक छात्र ने मीडिया से कहा कि ए ब्लॉक में हॉस्टल परिसर के अंदर 15 मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे। 3 लोग आए और नमाज ना पढ़ने को कहा। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद जब छात्रों ने पूछा कि उन्हें नमाज से क्या परेशानी है, तो गुंडों ने उन्हें धार्मिक नारे लगाने के लिए कहा और चले गए। कुछ देर बाद वो कम से कम 200 से 250 लोगों के साथ वापस आए। उन पर पथराव किया। उनके पास चाकू थे, लाठियां थी, उन्हें पथराव किया। हमारी बाइक, लैपटॉप, फोन, एसी, साउंड सिस्टम आदि तोड़ दिए। कई छात्र घायल हैं, लेकिन 5-6 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। 2 अफ्रीका से, 1 बांग्लादेश से, 1 श्रीलंका से, 1 छात्र उज्बेकिस्तान से और 1 अफगानिस्तान से। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने पुलिस से शिकायत की, तो छात्र ने जवाब दिया, नहीं, हमने नहीं की। पुलिस पहले से यहाँ थी, उन्होंने गुंडों को जाने दिया, उन्होंने उन्हें रोका नहीं। शिकायत करने का क्या फ़ायदा? हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हम गुजरात विश्वविद्यालय से अनुरोध करते हैं कि हमें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ है। अब इस पूरी घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कितनी शर्म की बात है। आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांति से अपने धर्म का पालन करते हैं। आप मुसलमानों को देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। क्या वो सख्त संदेश देने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? ओवैसी ने विदेश मंत्री S जयशंकर को टैग करते हुए कहा कि भारत के अंदर मुस्लिम विरोधी भावना देश की छवि को खराब कर रही है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों को समझ से ऊपर हैं। वो समझेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते। वो व्यापारियों का, उद्योगपतियों का विचार करते हैं, और जिसका राजा व्यापारी होता है उसकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है। और अगर बीजेपी नहीं होती तो बहुत सी बातें होती। इस देश में दंगे नहीं होते, इस देश का रुपया मजबूत होता, देश की प्रतिष्ठा और बढ़ती, इस देश के ऊपर जो कर्ज है वो कम होता, इस देश से जो भाग गए हैं वो नहीं भागते, घोटाले नहीं होते। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि न्याय यात्रा खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सभी जाति और धर्म के लोगों को न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। 2024 लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुंबई में एक और यात्रा पूरी हो गई। राहुल गांधी आज मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकालेंगे। इसके बाद वो शाम को ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में विपक्ष की एक मेगा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसे विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, आप नेता सौरभ भारद्वाज, भाकपा महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग चले। यात्रा की ताकत मैं नहीं बल्कि वो लोग थे जो मेरे साथ चले। आज हिंदुस्तान में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है जिसमें हमें एकजुट होकर लड़ना है। हिंदुस्तान को केवल एक व्यक्ति के निर्णय पर नहीं बल्कि सभी को सुनकर उनके फैसले से चलाया जा सकता है। इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में PM मोदी ने शिरकत की। इस दौरान PM मोदी से कहा गया कि आप अभी से लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप 2029 पर अटक गए, मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। इंडिया ब्लॉक में विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का स्वागत किया है और कहा कि वो भाजपा से मुकाबला करने और उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने कहा कि वो देश और उसके लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ेगी, जबकि वाम दलों ने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य भाजपा को सत्ता से हटाना है।
आम आदमी पार्टी ने वोटर से तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र और हमारे संविधान को तानाशाही से बचाने का ये शायद आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोग नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। 7 चरण के चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुटकी ली है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर जगह दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव 3 या 4 चरणों में पूरा हो सकते थे। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित नहीं हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन मोदी 7 चरण रख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हर जगह दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में मैंने भी लगभग 12 चुनाव लड़े हैं और मुश्किल से 4 चरण होते थे, कभी कभी ये 1 चरण का भी होता था। मैंने 2 चरण भी देखे हैं, लेकिन अधिकतम 4 होते थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 70-80 दिनों तक सभी काम बंद रहेंगे, सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाएगी और बजट भी खर्च नहीं किया जाएगा। तो मेरे अनुसार ये अच्छा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नाराज राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। सीधी में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर चिंता जताई। ये दावा करते हुए कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि मुझे आज की भाजपा मेरे लिए उपयुक्त तो नहीं लगती है। आंध्र प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद सीएम रमेश ने 1098 करोड़ का सुन्नी जल विद्युत परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के कुछ सप्ताह बाद 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ये किश्त त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खरीदी गई थी। 2 महीने बाद कंपनी ने फिर से 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। उनकी कंपनी का नाम ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने कंपनी और रमेश से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था। तब रमेश टीडीपी सांसद हुआ करते थे। आयकर विभाग ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का गबन किया है। चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदारों में निर्माण क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं। कम से कम 11 कंपनियों ने 506 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे हैं। सारे बॉन्ड केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद खरीदे गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि छोटी से मझोली निर्माण कंपनियों ने या उनसे जुड़ी कंपनियों ने भी जमकर चुनावी बॉन्ड खरीदे। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया ये 9 माह समन है। जांच एजेंसी की तरफ से भेजे गए नोटिस में केजरीवाल से कहा गया है कि वो 21 मार्च को ईडी दफ्तर आकर जांच में सहयोग करें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को झटका देते हुए नगीना सीट से मनोज कुमार को सपा का प्रत्याशी बना दिया है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो अकेले मैदान में उतरें। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से नगीना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही सपा का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इतिहास के कूड़ेदान में चली जाएगी और इसका फैसला साबित करता है कि पार्टी द्वारा पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटी यूनिटी के नाम पर दलितों और मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। भीम आर्मी चीफ ने अपने समर्थकों से आम चुनाव में नोटा बटन दबाकर सपा का विरोध करने को कहा है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले में सीबीआई ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त और टीएमसी के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई शेख आलमगीर और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 लोग मफजुर मुल्ला और सिराजुल मुल्ला हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि इन तीनों लोगों को रविवार को जज के सामने पेश किया जाएगा। देवी लक्ष्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ के एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को वजीरगंज पुलिस स्टेशन को मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 7 दिनों के अंदर एफआईआर की कॉपी कोर्ट में भेजने के लिए कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर देवी लक्ष्मी पर टिप्पणी कर हिंदू भावना को आहत करने का आरोप है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया है। पिछले कुछ सालों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है।
ऐसे में सऊदी अरब का ये भरोसा बहुत अहम है। विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद करने के लिए सऊदी अरब ने $3 अरब का फंड वहां के बैंकों में रखा है। उसने कई दूसरे तरीकों से भी पाकिस्तान की मदद की है। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री शरीफ को फोन करके बधाई दी और कहा कि दोनों देशों के बीच भाईचारा है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर फिर से किलकारियां गूंजी हैं। सिंगर के निधन के 2 साल बीत गए हैं। इन 2 सालों के बाद सिद्धू मूसेवाला का घर फिर से खिल उठा है। दिवंगत सिंगर की मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। सिंगर के पिता बलकौर सिद्धू ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। बलकौर ने अपने इंस्टाग्राम पर न्यू बॉर्न बेबी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।